अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम कहते हैं आपको न्यू पाकिस्तान में। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान और मैं हूं अनवार खावर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जहां मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया। और अभी मैं और नबीहा यही डिस्कस कर रहे थे कि आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मई में भी एसी उस तरह से घरों में भी ऑन हम लोगों ने नहीं किए हैं। पहली बार लाइफ में, वरना मई में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, एसी के बगैर गुजारा नहीं होता है। लेकिन वो अनवार में कल अपनी मदर से यही बात कर रही थी कि जो जमीन वाले हैं उनको तो एक दूसरे पर रहम नहीं आया, क्योंकि अगर एसी ऑन होते तो जो बिजली के बिल हैं वो लोगों के लिए अफोर्ड करना कितना ऑब्वियसली अभी एक मुश्किल टास्क है, लेकिन जो ऊपर वाला है वो मेहरबान हो गया। और नबीयत एसी तो ऑन हो जाएंगे, बिजली उसके लिए आनी बड़ी जरूरी है कि बिजली भी आ जाए, लोड शेडिंग उस तरह से ना हो। क्योंकि कहा तो बार बार यही जा रहा था कि इस साल जो ब्रेकडाउन होंगे वो हद से ज्यादा होंगे, बिजली की पैदावार में जो कमी देखने में आई है। तो कराची का अगर रुख करें तो कराची में भी आज बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता शब से ही बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा और बारिश का भरपूर। कराची से बड़े प्यारे दोस्तों की कुछ मैं कल वीडियोस देख रही थी, इंस्टा रील्स देख रही थी, मौजें हो गई हैं। वही वहां पर भी जलथल एक हुआ है, कल बारिश हुई है और बड़ा एंजॉय किया है कराची वालों ने। लेकिन कुछ मनाज़िर पानी खड़ा है, शेयर करें, मुश्किलात का फिर सामना भी करना पड़ता है। कराची में खासे मसाइल भी हैं। बहरहाल मुल्क भर में 28 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख है, बारिशें होने का इम्कान है। जुमेरात जुम्मे से बारिशों का जो ताकतवर और तवील सिस्टम है वो असरअंदाज होने का इम्कान है। और 28 अप्रैल से कराची से कश्मीर तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हो सकती है, जिसका आगाज अनवार अब हो चुका है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 90% इलाके ऐसे हैं जहां कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी होगी, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जिससे बचने की कोशिशें तो हमेशा की जाती हैं, लेकिन वो कोशिशें इकदाम उस तरह से नहीं उठाई जाती। और अगर बलूचिस्तान का रुख करें तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ तूफानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी सख्त मुतासिर हुआ है। और बारिश, सैलाब और गैर मुतवक्के मौसम के बावजूद कुदरत की करम नवाजी भी हुई है। और इस साल मुल्क में गंदम की जो रिकॉर्ड पैदावार है वो भी देखने में आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी, क्योंकि एट द एंड फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती थी गंदम और महंगी पड़ती थी, महंगी पड़ती है। बिल्कुल, बहरहाल ये तो मौसम का हाल था। जो सियासी पारा है नाजरीन वो हम नहीं हो रहा है, खुशगवार नहीं हो रहे। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नजर डालेंगे सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर। सियासत या शतरंज का खेल, मोहरों की चालें समझ से बाहर। इमरान खान की धमकी, 14 मई से पहले असेंबलियों की तहलील का मुतालबा। पीसीबी डट गया, एशिया कप पाकिस्तान में। शेर आया, अली जफर ट्वीट करने पर मजबूर। और गर्मी और तरबूज के बेशुमार फवायद भी होंगे आज के प्रोग्राम का हिस्सा। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उम्मीद है कि इसी हफ्ते फैसला हो जाएगा कि आम इंतखाबात एक साथ होंगे या नहीं होंगे। लग ऐसा रहा है कि ये नशिस्तें होती रहेंगी और बर्खास्त की खबरें भी आती रहेंगी, क्योंकि मुल्क की जो बड़ी सियासी पार्टीज हैं उनके दरमियान इतने गैर संजीदा नौयत के मुज़ाकरात शायद ही अनवार पहले कभी हुए हों। बिल्कुल, और कोई माने या ना माने मुज़ाकराती अमल में दिखावे का जो अंसर मौजूद है, कुछ किरदार इस तरह से लग रहा है कि वो सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जो शतरंज है वो मेज पर सजी है और शतरंज के जो मोहरों की चालें हैं उनको सभी देख रहे हैं। कल मैं हसन निसार की वो एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वो कहते हैं कि अदाकारी हो रही है और ड्रामा हो रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस भी जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना ये है कि जो शाह को मात होगी या फिर बिसात बिछी रहेगी। बहरहाल मुज़ाकराती अमल जारी रहना चाहिए, जो कि मुल्क कौम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तमाम पार्टियां बैठकर एक पॉइंट पर आ जाती हैं और ये मुत्तफिका फैसला कर लिया जाता है, तो शायद जो पाकिस्तान की इकॉनमी सर्वाइव कर रही है इतने अरसे से वो बेहतर हो जाए। तो अब हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी डेडलॉक मौजूद नहीं है, लेकिन दोनों तरफ एतमाद का फुकदान अभी भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जो मुज़ाकरात है उसकी कामयाबी के लिए लचकदार रवैया, फ्लेक्सिबल होना, एतमाद साजी वाला रवैया वो बहुत जरूरी है, जो कि दोनों जानिब से दिखाई नहीं दे रहा है। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 राउंड हो चुके हैं और आज से बातचीत का तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। अच्छा, इमरान खान ने एक
एक हफ्ते के अंदर मुज़ाकरात खत्म करने का भी टारगेट, अच्छा शराइत बड़ी आती है पीटीआई की जानिब से, तो वो अब टाइम फ्रेम है, हफ्ते के बाद जी मुज़ाकरात वो नहीं करेंगे, क्योंकि डिले नहीं करना चाह रहे। मुख्तलिफ हलकों का तो ये कहना है कि सितंबर अक्टूबर से पहले चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, और रीज़न यही दी जाती है कि जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा उनका भी टेन्योर हो, और जो इस वक्त मौजूदा सेटअप मौजूद है वो तमाम सेटअप की निगरानी में ही ये तमाम इलेक्शन हो जाए। इमरान खान ये चाहते हैं, तो इमरान खान को सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन कराने की जो हुकूमती तजवीज़ है वो कबूल नहीं है। इमरान खान की एक तजवीज़ ये भी थी कि बजट मई में पेश हो और असम्बलियों को फौरी तौर पर तहलील कर दिया जाए, मगर कल नासिर बाग में अवामी जलसे से उन्होंने खिताब किया और वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करे तो हम एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार है, वरना ये किसी भी भूल में ना रहें कि हम इनकी बात किसी भी सूरत में मानेंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी एक नई तजवीज़ लोगों की ज़बान पर है। ये कहा जा रहा है कि पंजाब और केपी के स्पीकर्स की जानिब से एक पटिशन तैयार है, मुज़ाकराती अमल की नाकामी की सूरत में दायर होगी और ये जवाज़ बनाया जाएगा कि मुल्क में इंतखाबात नहीं हो रहे, निगरान हुकूमतों का जो मैंडेट है वो भी ख़त्म हो चुका, इसलिए दोनों सूबाई असम्बलियाँ बहाल कर दीजिए। अच्छा, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं अनवार के जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, खासकर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम बार बार मंजर आम पर आ रहा है। अब उनके बेटे के मुबैना ऑडियो में टिकट के लिए 1 करोड़ 20 लाख की बात की गई है। उधर चौधरी परवेज इलाही के घर भी अजीबो गरीब छापे हुए हैं, वजूहात अभी तक मालूम बिल्कुल नहीं है। पंजाब की जो निगरान और वफाकी हुकूमत हैं वो भी इस हवाले से लाइल्म है, तो ऐसा लग रहा है कि जो सैयारों से आने वाली कोई और मखलूक थी जिसने छापा मारा, जैसे सभी बेखबर थे, किसी को नहीं पता। और आगे बढ़ते हैं तो शेख रशीद की बात करते हैं, जिन मई के बाद आर या पहाड़ नजर आने लगा है। तो ये जो दो हस्तियां हमारे पास मौजूद हैं, शेख रशीद मौजूद हैं या सिंध के मंजूर वसान मौजूद हैं, तो इनको हर कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ नया जरूर नजर आना शुरू हो जाता है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मंजूर वसान में से काफी टाइम से मंजर आम से गायब भी, लेकिन उनकी भी पेशन गोइयों का सिलसिला बहुत चलता रहता है, या शायद उन्होंने फिर ख्वाब देखने छोड़ दिए हैं। आजकल ख्वाबों की आमद नहीं हो रही। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। नासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एतमाद भी नहीं है एक दूसरे पर, बड़ी मुश्किल से साथ बैठे हैं, 2 राउंड मुकम्मल हो गए, तीसरा राउंड शुरू होने लगा है। मजीद आपको क्या लगता है कितने राउंड्स होंगे, कब तक मामला ये सॉर्ट आउट हो जाएगा? हाँ, देखिए दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दोनों का ख्याल है कि वो एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है। बात ये है कि ये मुज़ाकरात इंतहाई नॉन सीरियस हैं शुरू से ही, क्योंकि जब अदालत कहती है कि आप जाके मुज़ाकरात करें तो वो एक अजीब सा माहौल बन जाता है कि जी बिलजबर मुज़ाकरात कराए जा रहे हैं या शादी कराई जा रही है, ये भी पता है आपको। तो ये मामलात उसी रोज़ से ख़राब हो गए थे जब ये कहा गया था कि आप मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात रज़ाकाराना होते हैं, मुज़ाकरात सियासी होते हैं, मुज़ाकरात एजेंडे पर होते हैं और मुज़ाकरात का एक ख़ास तरीक़ा होता है। मैं आपको मिसाल दूंगा, 2-3 मिसालें सिर्फ, कि PNA की एक तहरीक थी, उस मुज़ाकरात हुए थे भुट्टो साहब के और PNA के, और वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे, लेकिन जो लोग उसके पीछे थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो का तख्ता उलट दिया, तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आइन पर मुज़ाकरात हुए सियासी पार्टियों से जो बहुत एक दूसरे के खिलाफ थे सब, लेकिन आखिरी दिन 9 तारीख को 10 अप्रैल को शायद दिनमानी शब इत्तफाक राय हुआ तो अल्लाह बैंगल से और आइन मंजूर हो गया। ये मैं बात करूँ आपको सीरियस मुज़ाकरात की। 18वीं तरमीम मुज़ाकरात हुए, सब मिलके बैठे, लड़े झगड़े बहुत हुआ, बहुत झगड़े हुए हैं, लोग घुटनों के बल बैठ के माफ़ी मांगते रहे, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन मुज़ाकरात हुए, 18वीं तरमीम मंजूर हुई। लेकिन अब बेग साहब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो जेस्चर दिया जा रहा है, जो मुख्तलिफ जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तो किस नौयत के हो रहे हैं? संजीदगी का मुजाहिरा तो ऐसा लग रहा है कि नहीं किया जा रहा। मौलाना फजलुर रहमान है, वो अपनी जिद पे डटे हुए हैं, वो साफ साफ स्टेटमेंट उनके सामने आ रही है, वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी मिली जुली स्टेटमेंट सामने आ रही है। कल जावेद लतीफ़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही जेस्चर दिया गया। वो तो दोनों तरफ से हो रहा है ना। एक शेख रशीद हाथ उठाया कराए, कोई मुज़ाकरात नहीं, सब बकवास है, सब नाकाम हो गए। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही दोनों तरफ से ऐसे बयान आता है, और ये होता है, गुड कॉप बैड कॉप का तरीका होता है मुज़ाकरात से पहले। लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल हो रहा है ये सब लोग जो है, क्योंकि देखिए दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर पहुंचे थे जो बहुत रिजिड है। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा
कि इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। अगर हम 12 अगस्त को असेंबली मुअत्तल खत्म कर देंगे तो इंतखाबात नवंबर में होंगे। अगर हम 13 अगस्त को करेंगे तो इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान था। उसके बाद इमरान खान का बयान आया कि हम मई से आगे जाने को तैयार ही नहीं है। मई में आप असेंबलियां तोड़ दें और अगस्त में आप इंतखाबात करा दें, बजट वगैरह भूल जाइए, आप बजट नहीं पेश करें। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट होता है बजट, आप कह रहे हैं वही छोड़ दें, आप वही पेश ना करें। तो ये दोनों तरफ से एक बहुत, और कल उन्होंने कह भी दिया कि मई में अगर ये कहते हैं कि हम 14 मई को इंतखाबात नहीं करा रहे तो हम सड़कों पर आएंगे। अच्छा, ये जो धमकी है सड़कों पर आने की, ये बहुत अच्छी होती है, सियासी होती है, मुज़ाकरात के लिए जाल डालने की होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं 25 मई के बाद के वाक़े के बाद कि खान साहब कोई बड़ा शो कर पाएंगे, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोग मुस्तकिल स्ट्रगल के अंदर हैं, सड़कों पर थे, लोगों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले। कल का लाहौर में आपने देख लिया हो कितना बड़ा जुलूस था वो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अब जो सूरत हाल है वो सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। बहुत पॉलिटिकली, बहुत सियासी तौर पर पार्लियामेंट ने काम किया है और अपना सब जिस तरह की बातें आजकल हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, आपको लगता है केपी असेंबली और पंजाब असेंबली दोबारा से बहाल हो सकती है? देखिए, मुझे एक केस सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद है कि जी बात तो आपकी सही है, लेकिन हम मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते। तो पहले तो खान साहब ये एतराफ़ करें कि उनसे बड़ी भयानक गलती हो गई, बड़ी सियासी गलती हो गई उनसे, पहले ये इतराफ़ करें। कौमी असेंबली से निकलना बहुत ख़तरनाक गलती थी, आपने अपने हाथ पैर काट लिए। फिर दोनों असेंबलियां तोड़ देना, वो बाजवा ने कहा हो, किसी ने कहा हो, आप यार स्टॉलवर्ड हैं आप। साहब नहीं, लेकिन जो उनके करीबी जो सियासी रहनुमा पीटीआई के, वो थोड़े से मध्यम दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है वो ये बात मानने को तैयार हैं, और ये एक जेस्चर सामने आ रहा है कि हाँ जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। आप खुलकर एतराफ़ नहीं करें, वो एक अलग बात है। नबीहा, मैं बताऊं आपको कि जब आपका चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही इस बात के खिलाफ था कि असेंबली तोड़े आप, महमूद खान खिलाफ था असेंबली तोड़े आप, तो कौन सी ताकत ने आपसे कहा था असेंबली तोड़े? आप शख्सी फैसले कर रहे थे। बिल्कुल। आप अवाम के वोटों को अपनी ख्वाहिशात पे कुर्बान कर रहे थे, आप अवामी नुमाइंदगी को खत्म कर रहे थे, आपने गला घोंट दिया, अपना खुदकुशी कर लिया आपने। और बेशक कुछ ऑडियो लीक्स बाद में आई थी जिसमें परवेज इलाही ये कहते सुने गए थे कि तमाम ये जो काम हुए फवाद चौधरी की वजह से हुए जनाब। और जब गिरफ्तार हुआ था फवाद, तो कितनी खुशी का उन्होंने इज़हार किया था जी, डब्बू के खिलाफ खिताब किया था उसको। अच्छा हुआ पड़ा गया सी। तो ये तो सूरत हाल थी। तो ये सब गैर सियासी फैसले थे, और मुझे यकीन है कि इसमें शाह महमूद वगैरह ये लोग शामिल नहीं थे, वरना कुछ बेहतर हो सकता था। असेंबली से बाहर आना कैसे कर सकते हैं आप यार? किस तरह कर सकते हैं अपनी अक्सरियत को खो देना? अच्छा, मुझे सलमान अकबर राजा साहब बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत दो टोक बात करते हैं। परसों उन्होंने अजीब गरीब बात की, अब मुझे बड़ा दुख हुआ उसके ऊपर कि जी परवेज इलाही की तो एक रुकन की अक्सरियत थी, तो वो कैसे असेंबली को चलाते? वो बिल्कुल आज़ाद रुकन था। नहीं, आप तस्लीम कर रहे हैं कि आप अक़लियती थे, और अक़लियती चीफ मिनिस्टर होने के बाद आपने असेंबली तोड़ी जो गैर कानूनी था। ठीक है, अब बहाली की बात जहाँ तक है, मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता अब कोई बहाल होगा। वरना देखिए, अगर कोई बहाली का इम्कान होता तो कौमी असेंबली की जिन सीटों पर आपने इस्तीफे दिए हैं वहां पर आप स्टे ऑर्डर नहीं लेते इंतखाबात के लिए, और अदालतें ये पूरा सिर्फ इंतखाबात का मामला है। आपको बज़ाहिर बज़द कौन दिखाई दे रहा है? आप कभी न्यूट्रल एनालिसिस होते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो फरीक़ैन हैं वो एक दूसरे का सबर आजमा रहे हैं। फ़र्क आप देखिए सिर्फ 2 माह का है। ठीक है, तहरीक इंसाफ भी जिद पर अड़ी हुई है, ईद पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, इकोनॉमी क्राइसिस मुल्क में शदीद है, लेकिन क्या किसी सियासतदान को वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मुल्क के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है? दोनों मुज़ाकरात, संजीदा मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, अदालती अहकामात आ गए बैठ के, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर सिर्फ 2 माह का फ़र्क है तो फिर किसी एक फरीक को तो झुकना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने मुझे पता नहीं वो कितनी सीरियस ऑफर थी और कितनी सिंसियर ऑफर थी। इन्होंने कहा कि जून के बाद बजट पेश करके हम असेंबली तोड़ देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। तो अब जब जहाँ ये ना हो, मैं ना मानूं वाली बात,
कि अच्छा ये एक अजीब सिलसिला है पॉलिटिकल पार्टीज का, बास पॉलिटिकल पार्टीज का, कि वो अपने मौक़िफ़ पर रिजिड हो जाती हैं। हम अगर देखें 2018 से लेकर आज तक, तो हमें ये नज़र आया है कि बस डाकू चोर, डाकू चोर, डाकू चोर, और उधर से ये करप्ट है, ये गली चोर है, ये तोशाखाना चोर है, यही काम हुआ है सिर्फ। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि आप जो कुछ भी सूरत हाल बनने जा रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग, कम से कम मेरे लिए खबर की हद तक होगी, क्योंकि मैंने इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बहुत कम देखी है। जो अब देखने को नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कानून मंजूर हुए बगैर कानून को मुअत्तल कर रही है, और आज उसी की समाअत है। आज देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये कानून एक ऐसा कानून था जिस पर सबको इत्तेफाक था। बार कौंसल हो, बार एसोसिएशन हो, रिटायर्ड जजेस हो, सबको इस बात पे इत्तेफाक था, क्योंकि आप कई साल की मोहलत के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज मिलकर बैठ ही नहीं पाए, और ना उन्हें उसके लिए तरीक़ाकार मुंतखब किया कि खुद नोटिस क्या होता है, वो कौन लेगा, किस तरह लेगा, उसका तरीक़ाकार क्या होता है। और ये जो लॉ आया है जिसको मुअत्तल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये उन डिमांड्स के ही मुताबिक है। और मुझे नहीं पता कि आज बार कौंसिल और पूरा ही सिस्टम हमने देखा कि इस अमल की वजह से पूरा सिस्टम मुतनाज़ा बन चुका है। लेकिन अगर हुकूमत की बात की जाए, हुकूमत इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहती? हुकूमत क्यों इलेक्शन नहीं करा रही? बरतानिया की अगर हम मिसाल ले लें तो आप वहां पर देखें कि कितने वजीर आजम चेंज हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अनवर, आप कैसे कह सकते हैं कि कौमी असम्बली तोड़ दी जाए? क्या जवाब क्या है इसका? क्यों? लेकिन बेग साहब, इस तरह आप ये देखें, या फिर एक जमात की जिद है, ऑपोजिशन लीडर भी मौजूद है, वजीर आजम भी मौजूद हैं, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लगाया जा सकता है, तमाम मामलात को सॉर्ट आउट तो किया जा सकता है। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस लॉ के तहत लगाएंगे आप? कौन सा कानून है? उसके लिए पहले आप जाएं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वहां उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें आप। जिस तरह जज को हटाते ना, जैसे हटाया जाता है उसको, और वो मुझे नजर नहीं आ रहा। बात यह है कि आपने 2 असम्बलियां कुर्बान कर दी, एक कौमी असम्बली से आप भाग लिए आप अपने अरकान की मुखालफत के बावजूद, और अब सारे इल्ज़ामात आप पर आ रहे हैं, वो इल्ज़ामात जो आप दूसरों पर लगाते थे टिकट खरीदने के। ठीक है, बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। शाह महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़ाकरात के 2 राउंड तो मुकम्मल हो चुके हैं, खबरें तो यही अभी बाहर आ रही हैं कि जो मुज़ाकरात हैं अभी तक बेनतीजा नज़र आ रहे हैं, तीसरा राउंड भी शुरू होने जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे, मुज़ाकराती अमल कहाँ तक पहुँचा है? दोनों साइड से हम देखते हैं कि बार बार ये कहा जाता है कि जो मुज़ाकरात हैं इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर हम PTM रहनुमाओं की बात करें, मौलाना फजलुर रहमान बार बार कहते दिखाई दे रहे हैं मुज़ाकरात नाजायज़ हैं, जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, नवाज शरीफ की भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स हैं, PTI के कुछ जो रहनुमा हैं वो भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो कोई इसका नतीजा निकलेगा? तो फिर ऐसे करें ना, मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं कि ये बेमानी है, तो वो इसाक डार साहब को रोक ले, वो उनके PTM का हिस्सा है, वो साद रफीक साहब को रोक दे, नवाज शरीफ साहब उनको रोक दे, ठीक है ना। मरियम साहिबा कहती हैं तो उनको रोक दे ना, वो हमारे पाबंद तो नहीं है, उनके पाबंद है। नंबर 1। नंबर 2, वो अपने कोलिशन पार्टनर से बात कर ले, जो पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं डायलॉग को। हमने जबरदस्ती तो नहीं बिठाया ना जी। हमने तो कहा है कि हम तो बिल्कुल मुतमईन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं, 14 मई को इलेक्शन करवा दें, हमें तो कोई इतराज नहीं है। 14 मई से फरार ये अख्तियार करना चाहते हैं, मुज़ाकरात से फरार ये अख्तियार करना चाहते हैं, आइन से रूगर्दानी ये करना चाहते हैं। कि मुल्क में चाहते क्या है, इंतशार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? साहब, आज तीसरा दौर है मुज़ाकरात का। मुज़ाकरात में आपका 1 पॉइंट एजेंडा आज के हवाले से क्या है? आप चाहते हैं कि हुकूमत बजट पेश कर ले या उससे पहले ही असेंबलियां रिजॉल्व कर दी जाएं? अर्ज ये है, हमारा प्रपोजल ऑन द टेबल है, हमारा प्रपोजल आइन के मुताबिक है, हमारा प्रपोजल उनकी ख्वाहिशात को समोकर हमने दिया है और काबिल अमल है। अब ये उन पर मुनहसर है कि वो उसको कबूल करते हैं या नहीं करते। हमने नेक नियति से, दयानतदारी से कोशिश की है कि मुल्क को इस हैजानी कैफियत से आजाद करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर
सियासी जमातें मिल बैठकर कोई रास्ता निकालती हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की। ये जो कह रहे हैं ना पीडीएम वाले कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, डायरेक्शन नहीं दी, उन्होंने सजेशन दी है हमें। उन्होंने कहा है कि अगर आप मुनासिब समझते हैं, और ये खुद गए पीडीएम के जितने हजरात हैं पीपल्स पार्टी के, रोस्टम पर गए और खुद कहा कि हमें मोहलत दी जाए। उन्होंने कहा ले लें। उन्होंने 2.5 दिन का वक्फा खुद किया कि जी हमने अपनी मुख्तलिफ जमातों से मशवरा करना है। आप एक जमात है, हमें 13 के टोले से मशवरा करना है। हमने कहा कर लीजिए। कल खुद उन्होंने कहा, आज सुबह अब 11 बजे मुज़ाकरात होने थे, खुद उन्होंने कहा कि जी हमने 11 बजे नहीं, रात को 9 बजे का टाइम दे, हमने नवाज शरीफ से मशवरा करना है। हमने कहा कर लीजिए। ठीक है शाह साहब, जितने भी हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं जिनसे आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप समझते हैं उनकी नीयत ठीक है, वो चाहते हैं कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए? मैं किसी की नीयत पर उंगली नहीं उठाऊंगा। मैं ये कह सकता हूँ हम नेक नियती से बैठे हैं, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि जो हुकूमती डेलीगेशन है उनमें यकसुई नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है और समझ आती है। मुख्तलिफ जमातें हैं, मुख्तलिफ क़यादतें हैं, मुख्तलिफ मंशूर हैं, मुख्तलिफ इरादे हैं और मुख्तलिफ एजेंडे हैं। वो बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, वो मरियम को देखना चाहते हैं, मौलाना फजल रज़ान की अपनी ख्वाहिशात हैं, तो हमें उनकी दिक्कतों का एहसास है। तो सर क्या आप कहेंगे कौन सी जमात चाहती है कि इंतखाबात हो जाएं? कहने को तो सभी कहते हैं, अमल नहीं करते। कहने तो सभी कहते हैं, अमल नहीं करते। ठीक है, और अब पीटीआई यही चाहती है कि अगस्त में आम इंतखाबात हो जाएं। हुकूमत और आपकी तजवीज में अब कोई चंद माह का ही फर्क है, तो शाह साहब आप क्या समझते हैं? प्लीज, पीटीआई का मुझे पता है पीटीआई कहती है, पीटीआई कहती है फौरी इंतखाबात हो जाएं, पीटीआई कहती है 14 मई को इंतखाबात हो जाएं। हम तो 14 मई के लिए तैयार हैं, तैयार वो नहीं है, रास्ता वो तलाश कर रहे हैं। हमने रास्ता देने की कोशिश की है और उसे भी फरार अख्तियार कर रहे हैं। ठीक है, और शाह साहब तासुर एक यही दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर ये जिद है या अगर ये मंशा है तो वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के टेन्योर में ही हो जाए सब कुछ, चीफ जस्टिस के टेन्योर में हो जाए इलेक्शन। देखिए बदकिस्मती से पहले तो आपने लफ्ज जिद का इस्तेमाल किया, बसाद एहतराम। सर हुकूमत को मैं कोट कर रहा हूँ, मुखालफिन कह रहे हैं, मैं नहीं। अब आपने जुमला ऐड किया। नहीं सर, मैंने कहा हुकूमती। नहीं आपने नहीं कहा, दोबारा सुन लीजिए। आपने कहा पीटीआई की जिद है। पीटीआई की जिद होती है ना भैया, तो हम मेज पे बैठते ही ना, हम जिद लेके नहीं बैठे, हम मुल्क के मफाद को सामने रखकर बैठे हैं। ठीक है। अच्छा शाह साहब, अभी इमरान खान ने जो 2 सूबों की असेंबलियां डिसॉल्व हुई, तहलील हुई, इसके ऊपर जो एक राय सामने आ रही है, जो एनालिसिस सामने आते हैं, इसका कोई मुनासिब जवाब है? यही कहा जा रहा है हर तरफ से, जो थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में, वो ये कह रहे हैं कि वो एक गलत डिसीजन था जिसके बाद एक क्योस क्रिएट हुआ। थिंक टैंक का, जिस थिंक टैंक्स ने कहा है, किसी एक का नाम लीजिए पहले। सर जितने भी एनालिस्ट हैं जो टॉक शोज में बात करते हैं, कुछ हुकूमती मौक़िफ़ भी उसमें है। ये वेग, देखिए ये आप वेग बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बात कीजिए ताकि मैं आपको सही जवाब दे सकूं। किस थिंक टैंक का आपने जिक्र किया? जितने भी एनालिस्ट हैं, आपको पता है डेली टॉक शोज में जब शाम का प्राइम टाइम शुरू होता है तो हर चैनल पर सियासतदान बैठे होते हैं, एनालिस्ट बैठे होते हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन शाह साहब परवेज राय खुद ये कह चुके हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप लेते भी हैं, खुद दावत देते हैं, बात भी नहीं सुनते यार। जी, बात तो सुन लेना। मैंने तो फोन नहीं किया, आपने किया है। अगर आपने मुझे फोन पे ले लिया तो फिर मेरा मौका भी तो सुन लीजिए ना। जी शाह साहब कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूं, आपने लफ्ज किया, इस्तेमाल किया थिंक टैंक। मैंने कहा नाम बता दीजिए ताकि मैं जवाब दूं और उस थिंक टैंक से भी रुजू करूं। ठीक है। आपने कहा एनालिस्ट, ठीक है। एनालिस्ट हमें पता है तकसीम है। कुछ एनालिस्ट हैं जो सरकार की बोली बोलते हैं, कुछ एनालिस्ट हैं सरकार से हट के बोली बोलते हैं। तो अब किस एनालिस्ट की बात कर रहे हैं? मुल्क तकसीम है, एनालिस्ट तकसीम है, मीडिया तकसीम है, ये सबके सामने है ना भैया। लेकिन शाह साहब परवेज राय खुद ये कह चुके हैं कि फवाद चौधरी की वहां पर ये सब हुआ। क्या जो असेंबलियां तहलील की गई? देखिए अर्ज ये है, इमरान खान साहब सबकी सुनते हैं, फैसला खुद करते हैं, किसी की ईमा पे नहीं करते। ठीक है। उन्होंने अपनी दनिश में जो उनको दुरुस्त लगा उन्होंने किया और वो आपके सामने है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस थे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मीडिया टॉक कर रहे हैं। जवाब आपको दे दूं कि नंबर इस वक्त उनके पास हैं, तो अगर हम असेंबली में होते तो करारदाद के खिलाफ या कानून के खिलाफ वोट तो ज़्यादा पड़ जाते, लेकिन कानून वो फिर भी बन जाता, हम उसका हिस्सा बन जाते उस कानून बनने का कि हमने उसके अंदर शिरकत की। हमारे ना होने से ये ज़रूर हुआ है कि आईनी तरमीम वो कर ही नहीं सकते हैं। अब नामुमकिन आईनी तरमीम करना, इसलिए इनकी तमाम ख्वाहिश के बावजूद कोई आईनी तरमीम ये नहीं कर सके हैं। जहाँ तक आपने कमज़ोरी की बात की, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वो आइन जो किसी अदालत ने नहीं बनाया था, किसी सहाफ़ी ने नहीं बनाया था, वो आइन जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया था, वो पार्लियामेंट ने बनाया था। उस आइन के ऊपर अमल दरामद करने से जब पार्लियामेंट ही इनकार कर देगी, जो बची खुची पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जब इनकार कर देगी तो आप अपनी पार्लियामेंट की ताकत खुद अपने हाथ से अदालतों के हाथ में दे रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये जो उन्होंने फैसला किया आइन से इनराफ करने का, इससे अदालतें मजबूत हुई। आसिफ भाई, ये भी बता दें, आज मुज़ाकरात का तीसरा दौर है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, समझते हैं कोई आज हुकूमत की जानिब से पॉजिटिव रिस्पांस आएगा या कोई टाइम दबा रहे हैं, टाइम दबाव कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप मुज़ाकरात में बैठ गए तो आपको नेकनियती से बैठना चाहिए और आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे तज्ज़िये की बुनियाद पर पूछें तो जब से मुज़ाकरात शुरू हुई हैं, अली अमीन तमाम केसेस में अदालत से ज़मानत ले चुका है, नहीं छोड़ा गया। परवेज़ इलाही के घर ऐसा हमला जैसे कोई पाकिस्तान नहीं दुनिया का कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उसको काबू में लेने जा रहे थे। इस्लामाबाद के वर्करों के घरों पर छापे, रैली निकालने का हम कहते हैं तो नोटिस आ जाता है इमरान खान के पास। तो कोई भी काम उसके बाद से ऐसा हुआ नहीं है जिससे लगता ये हो कि नीयत है कोई खैर की या कोई हल निकालने की। लेकिन देखें, 11 बजने में ज़्यादा देर नहीं रह गए, क्या करते हैं आके। ये बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां इमरान खान ने बहुत सारे लोगों को पंजाब इलेक्शन का टिकट ही नहीं दिया, जिसके बायस बहुत सारे लीडरों के वजीर आला बनने के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और शहबाज गिल, किसी को भी पंजाब असेंबली का टिकट नहीं मिला। हैरत की बात है कि इनको टिकट अभी तक नहीं मिला। खैर, अब मुसलसल ऐसी खबरें पंजाब में टिकट्स की तकसीम के मामले पर सामने आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार नाराज हैं, बज़ाहिर शायद नहीं दिखाई दे। अच्छा, इसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो के बाद जो सूरत हाल है वो और भी अजीब हो गई है। फिर इसी तरह रावलपिंडी, फैसलाबाद के अलावा बहुत सारी जगहों पर टिकट्स की तकसीम के मसाइल पर जो है वो मसले मौजूद हैं। तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए एंकर पर्सन, एनालिस्ट राय साकिब खरल हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया निकाला प्रोग्राम के लिए। अच्छा, ये जो बड़े बड़े नामों को टिकट्स नहीं दिए गए, ये बड़ी हैरान कुन बात है। जी नबिया, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बहुत बड़े नामों को टिकट नहीं मिले, वहाँ पे फैसलाबाद का आप लोगों ने जिक्र किया है और वहाँ पर एक साहब हैं जो अपनी इलेक्शन कैंपेन और लोगों को भी से बताना स्टार्ट किए हो गए हैं कि मैं सीएम पंजाब का कैंडिडेट हूँ। दैट इज द रीजन कि यू हैव टू ग्रुप अप विद मी एंड गैंग अप विद मी। और उन साहब का नाम है अली अफजल साई साहब, जिनके ऊपर एक एलिगेशन रिसेंटली ये भी आ रहा था कि वो वाहिद फैमिली है पंजाब की जो 3 टिकट ले उड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोविंशियल असेंबली की। ये एक वाहिद फैमिली के, वरना पंजाब में किसी भी फैमिली को तहरीक इंसाफ के 3 टिकट नहीं मिले। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो फैसलाबाद के हैं वो कोट करते हैं कि जी अली अफजल साई साहब से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि भाई सीएम पंजाब का कैंडिडेट हो। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नबिया, मैं आप लोगों को बताऊं कि शेर दाऊद खान साहब है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिला है इनको और ये जून 2022 के अंदर इन्होंने पीएमएलएन छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया एंड नाउ ही हैज द टिकट। मजे की बात उसके साथ मजीद ये है कि ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ते रहे सारी जिंदगी। इन्होंने कभी भी इससे पहले प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। यहाँ पर भी एलिगेशन ये है कि इनको एक स्पेसिफिक ग्रुप की फैसलाबाद की सपोर्ट हासिल थी
तो शेर दाऊद खान साहब को टिकट मिल गए और एहसान तूर साहब जिनको टिकट पहले दिया गया था, यूथ के लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 15-20 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे थे, उनका अनाउंस हुआ टिकट वापस हुआ। उसके आगे चलिए तो गुलरेज अफजल चंद साहब साबिका एमपी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर मंडी बहाउद्दीन से, उनको टिकट नहीं दिया गया। कमर खान साहब को टिकट दिया गया कि जो कि आजाद उम्मीदवार थे, 2 के इलेक्शन में किसी जमात से उनका ताल्लुक नहीं था, 2 पीएमएलएन की अंडर हैंड उनको सपोर्ट हासिल थी। राय तैमूर भट्टी साहब झंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए और साबिका सूबाई वजीर, उनको टिकट नहीं दिया गया तहरीक इंसाफ का। ये वो तमाम लोग हैं जो बड़े लॉयल खड़े रहे तहरीक इंसाफ के साथ, उनको टिकट नहीं दिया गया। और वो हल्का गुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब वर्सेस राय तैमूर साहब, ये हल्का ओपन छोड़ दिया गया जी, जो जीतेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आगे आ जाइए तो उसमें आके बिलाल वड़ाइक साहब गोजरा से, इन्होंने 3 दफा जमातें चेंज की हैं 2018 से 2022 के दरमियान। कभी ये नून लीग में आते थे, फिर तहरीक इंसाफ में जाते थे, फिर नून लीग में आते थे, फिर तहरीक इंसाफ में जाते थे। इवेंचुअली यहाँ पर असद जमान चीमा साहब हैं, बहुत पुराने नजरियाती कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रिव्यू फाइल किया, थोड़े से कोई एहतजाज हुआ गोजरा में भी, जमान पाक में भी, उसके बाद ये हल्का भी ओपन छोड़ दिया गया। मामून जाफर तारड़ साहब है हाफजाबाद से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स एमपी हैं, इनका हल्का भी PP69 जो था, वहां पर भी असदुल्ला राय साहब है, मुस्लिम लीग नून के एमपीए थे, लेकिन 1.5 साल पहले वो तहरीक इंसाफ में आ गए थे, टिकट उनको गया है। और यहाँ पर इस हल्के में आकर लोकल जो एमएनए और एमपीएस थे, इनकी रंजिशें थी, उसमें आके मामून साहब ने टिकट नहीं लिया या इनको अवार्ड नहीं किया गया। सो पंजाब में इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के, जहां पर आपको इस तरह मिलेगा कि टिकट का ख्वाहिशमंद कोई था, मिला किसी को है। कहीं पर अबूजर चद्दर जैसी स्टोरी आ गई। एंड मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अबूजर आज हमारे पास दफ्तर आ रहे हैं और हमें उस स्टोरी का भी क्रक्स या उस स्टोरी की भी जो फर्दर डिटेल्स हैं हमें वो भी मिल जाएंगी कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बिकॉज़ ये तीनों लोग अबूजर, नजम और जो एक और साहब उजैर साहब है, ये तीनों बचपन के क्लास फेलोज हैं। दे वेंट टू सेम स्कूल, उसके बाद ये लंदन भी इकट्ठे पढ़ते रहे। उस स्टोरी के ऊपर मैं काम कर रहा था, आज इंशाल्लाह उस स्टोरी के ऊपर भी काम कंप्लीट। ठीक है, लेकिन साहब नजम साकिब की आप बात कर रहे हैं, ऑडियो के बाद ये बात भी लग रही है कि पीटीआई में टिकट्स के लिए भारी रकम का मुतालबा भी किया जा रहा है। इससे पहले एजाज चौधरी ने भी करोड़ों की बात की है और वो पहले भी ये कह चुके हैं कि हम खान साहब से मुलाकात के लिए कितना भी फंड लें, कितने भी पैसे लें, वो तो हमारी मर्जी है। जी बिल्कुल, ये तो इस तरह की रूमर्स तो पहले भी काफी सारी थी। ये पार्टी फंड से पहले एक रूमर या एक अफवाह मार्केट में ये भी होती थी कि इमरान खान साहब से मिलना है आपने तो शौकत खानम को फंड देना पड़ेगा, अस्पताल को फंड देना पड़ेगा। और हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरानिटी है वन जो है, उसमें से बहुत बड़े बड़े डोनर्स थे शौकत खानम के। लेकिन अब वो जब से रिजीम चेंज हुआ है उसके बाद शायद वो जो डोनर्स थे उनको पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि पार्टी के खर्चे शायद बहुत बढ़ गए होंगे। और यही वजह है कि हमने एजाज चौधरी साहब की ऑडियो भी सुनी, उसके बाद कुछ और लोग अब जमान पाक के इन हल्कों में जो तहरीक इंसाफ के हल्के हैं या इनके जिन लोगों की दोस्तियां हैं तहरीक इंसाफ के लोगों से, आप उनमें उठे बैठे तो आपको काफी सारी इस तरह की स्टोरीज मिलती है सुनने को। लेकिन एज आई सेड अर्लियर, क्योंकि सुनी सुनाई बातें होती हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका सबूत तो कोई बंदा नहीं दे सकता, लेकिन सुनी सुनाई बातें डेफिनेटली स्टोरीज ट्रेवल बहुत सारी कर रही है आजकल तहरीक इंसाफ की कि जी मैंने इतना पार्टी फंड दिया, मैंने इतना पार्टी फंड दिया, लेकिन इवेंचुअली मुझे टिकट अवार्ड नहीं हुआ। अब लोग यहाँ पर भूल जाते हैं कि पार्टी फंड एश्योरिटी नहीं होती टिकट की किसी भी जमात के लिए, वो तो एक आपकी पार्टी के साथ आपकी है गुडविल जेस्चर कह लीजिए कि आपकी लॉयल्टी है। टिकट देना या ना देना वो तो जमात के ऊपर। लेकिन राय साकिब, ये फैसले कौन कर रहा है? सारा मामला इमरान खान साहब के अपने हाथ में है या फिर कोई कमेटी फैसले कर रही है, या इमरान खान साहब के जो करीबी लोग हैं वो मशवरा दे रहे हैं? और एक तासुर ये भी आ रहा है, जो एनालिस्ट हैं वो ये भी बात कर रहे हैं, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं, मुखालिफिन चले कह लेते हैं, उनकी जानिब से ये भी बात आ रही है कि इल्मुल आदाद यानी कि जो न्यूमरोलॉजी की पूरी साइंस है उसके तहत भी ये फैसले किए जा रहे हैं, किस शख्सियत का क्या नंबर बनता है, क्या किन नामों के आदाद क्या बनते हैं। आप तमाम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? अच्छा नबी, इसमें मैं तो जो विटनेस जिन चीजों का मैं सिर्फ उसी पे कमेंट करूंगा, इल्मुल अदाद एंड एवरीथिंग, मैं इसको विटनेस नहीं हूं, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दैट। होता ये था कि स्टार्ट के अंदर डेली के 25 से 30 इंटरव्यूज हो रहे थे एवरी डे, 25-30 हल्कों के इंटरव्यूज होते थे। जो उम्मीदवार थे खान साहब उनको खुद इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन एक हल्के से 5-5, 6-6 लोग आते थे स्टार्ट में। फिर नेक्स्ट फेज के अंदर आके हुआ ये कि एक हल्के से 10-10 लोग आना स्टार्ट हो गए, तो इंटरव्यूज की स्पीड बहुत स्लो हो गई। जब आपके टिकट अवार्ड होने और आपके निशान मिलने में 2 दिन रह गए, 48 घंटे रह गए, तो उस दिन अभी सिर्फ 120 या 125 हल्के थे पंजाब के जिनके इंटरव्यूज हुए थे। तो उसके बाद खान साहब को बताया गया कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फर्दर इंटरव्यूज कर सके। फिर पिक एंड चूज हुआ। जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं आपको नेम बता देता हूँ।
हाफिज फरद साहब, फरूख हबीब साहब, अली खान साहब, मुदस्सिर मचाना साहब, अहमद नियाजी, ये जो सारी जो ग्रुप है जो रमान पाक में खान साहब के इर्द गिर्द होता है, एजाज चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब, ये तमाम लोग बैठे और फिर ये हल्कों की लिस्टें देखकर इनमें से जो जो बेहतर उम्मीदवार इनको नजर आता गया सबको ये एडवाइस करते गए और उसके ऊपर लोग फाइनल होते गए। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके इंटरव्यूज हुए ही नहीं थे या जो इमरान खान साहब से मिले ही नहीं थे। जिस तरह मैंने आपको ऊपर मिसाल दी है कि शेर दाऊद खान साहब जिनको एहसान तूर का टिकट दिया गया, ये साहब कभी इमरान खान साहब से मिले ही नहीं। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल इस तरह थी कि जो खान साहब से नहीं मिले थे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया था एंड में, और फिर वो पिक एंड चूज हुआ कि जो जो नाम आता गया सामने देखते गए जी इसके पिछले इलेक्शन में कितने वोट थे, उससे पिछले इलेक्शन में कितने वोट थे या कितने ले सकता है, वो पोटेंशियल सारा काउंट करके वो टिकट अनाउंस कर दिए गए। ठीक है, और हमने देखा है फैसलाबाद और रावलपिंडी वाली साइड से बहुत शोर है और ईद पर भी हमने सुना कुछ काफिले आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल एहतजाज कर रहे हैं। फैसलाबाद में तो बहुत ज्यादा शोर है, लेकिन वो रीजन मैंने आपको पहले बता दी, अली अफजल साई साहब वाली रीजन है। उसके ऊपर लोग एक चीज भूल रहे हैं कि अली अफजल साई साहब की फैमिली ने 2008 का इलेक्शन भी 3 सीटों पे लड़ा, 13 का इलेक्शन भी 3 सीटों पे लड़ा, 2018 का इलेक्शन भी 3 सीटों पे लड़ा, और अभी इन लोगों को 3 टिकट अवार्ड नहीं होने थे एक चीज के ऊपर अगर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन इकट्ठे हो रहा होता। लेकिन फैसलाबाद डिवीजन के अंदर एक रूमर ये है कि अली अफजल साई सीएम पंजाब के कैंडिडेट हैं, तो यही वजह है कि उन्होंने बाकी जो टिकट्स थे फैसलाबाद डिवीजन के उनमें भी इंटरवीन किया है, उन टिकट्स में भी उनकी आशीर्वाद हासिल है। जस्ट लाइक यू सेड कि रावलपिंडी डिवीजन, रावलपिंडी में तो बहुत सारे इस तरह के अपसेट हुए हैं कि जो टिकट अनएक्सपेक्टेड थे लोगों को वहां पे मिले हैं, रिव्यू अब फाइनल हो चुका है, तो वो लोग भी तमाम जो ज़मान पाक के बाहर एहतजाज कर रहे थे या डिफरेंट हल्कों में एहतजाज कर रहे थे, अब वो भी खामोश होकर बैठ गए हुए, बिकॉज़ एज पर माय इंफॉर्मेशन इलेक्शन तो 14 को नहीं हो रहे, तो ये टिकट्स इंतखाबी निशान अलॉट होना ये एक बार फिर से दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगा इन डेज टू कम। अच्छा, तो क्या कोई इनसाइड स्टोरी है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से दोबारा सीएम पंजाब बन सकते हैं? फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू खासा वायरल हुआ, उसमें तो वो जरा ढीला चेहरा ही था, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं बन जाना चाहिए, बन सकते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप? जी एक दफा नबिया, जब हमने एक दफा उस्मान बुज़दार साहब को सीएम देख लिया हुआ है तो हम किसी को भी पंजाब में सीएम देख सकते हैं। मैं तो इस चीज का कायल हो गया हूँ। इमरान खान साहब की मर्जी अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है तो वो किसी भी शख्स को बना सकते हैं उस्मान बुज़दार साहब की। लेकिन बुज़दार साहब पॉलिटिकली हमें एक्टिव नजर नहीं आए कहीं पे भी। अगर वो पॉलिटिकली एक्टिव होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी के अंदर तो फिर हम कह सकते थे कि दोबारा सीएम के चांसेस हैं। लेकिन मुझे जाती तौर के ऊपर लगता है कि इस दफा सरप्राइज हमें सेंट्रल पंजाब से मिलेगा और वो सरप्राइज भी बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। वो साहब हमें काफी एक्टिव नजर आते हैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर, सो कि बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, सीएम के कैंडिडेट के लिए वो नया चेहरा होगा, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा और सेंट्रल पंजाब से सीएम होगा। ठीक है, और इस बार आपको क्या लग रहा है? टिकट्स जो है इलेक्टेबल्स को मिली हैं, वर्कर्स को मिली हैं, हम देख रहे हैं कुछ गैर मारूफ लोगों को भी मौका दिया गया है, तो खान साहब को बहुत यकीन है पार्टी की शोहरत पर? देखिए इस टाइम इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की पीक एंजॉय कर रही है। इसमें बहुत सारे नाम एज यू सेड, बहुत सारे इस तरह के नाम है जो हमने पहली दफा देखे हैं। लाहौर से हैदर मजीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली दफा कोई इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, इज अ यंग मैन। उनके साथ अम्मार गुजर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरह यूथ के बहुत सारे, नारोवाल से यूथ के लोगों को टिकट मिले हैं। एहसान दूर जिसका मैंने पहले जिक्र किया, ये यूथ के नौजवान थे, इनको टिकट मिला था। इस तरह बहुत सारे हल्के, कमर खान साहब जिनको मंडी बहाउद्दीन से मैंने आप मेंशन किया कि इनको पहली दफा तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया है। बहुत सारे गैर मारूफ लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट अवार्ड किए। यहाँ पे नॉट टू फॉरगेट मुल्तान की सीट, वहां पर कुरैशी की बहुत कोशिश थी कि वहां पर उनको भी प्रोविंशियल असेंबली की 3 टिकट्स मिले, शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनके साहबजादे जैन कुरैशी साहब की और उनकी बेटी की भी, लेकिन वहां पर भी 3 टिकट अवार्ड नहीं हुए। सो यहाँ पर खान साहब ने जहां पर कुछ लूज बॉल हुई होंगी, ऑब्वियसली हमारे नजदीक लूज बॉल हुई होंगी, पार्टी तो उनको बहुत अच्छे फैसले समझ रही होगी। वहां पर बहुत सारे इस तरह के फैसले भी हुए हैं कि इलेक्टेबल्स और वो तमाम खानदान जो पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हुकूमत करते आए हैं, उनको टिकट नहीं मिले। गुलरेज इकबाल चंद साहब की मैंने बात की, गुलरेज साहब की, नदीम अफजल चंद साहब के भाई हैं, और आपने ये देखा कि ये हमारे मंडी बहाउद्दीन की सियासत के अंदर ये खानदान छाया रहा है। इनके मामू देख लीजिए, नजर गोंदल साहब इनके मामू है, ये पूरी फैमिली इलेक्शन लड़ती है। गुलरेज साहब को टिकट नहीं मिला और वहां पर कमर खान साहब को टिकट मिला। अच्छा, नए लोग जिन्होंने पीटीआई में शिरकत की है, शमूलियत इख्तियार की है, परवेज इलाही साहब हो गए, इनके हवाले से क्या इतलात हैं और दीगर के हवाले से इनको टिकट्स मिली है? नबिया, इनका कमिटमेंट था 20 से 25 टिकट का। परवेज इलाही साहब जब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इनका कमिटमेंट था 20 से 25 प्रोविंशियल असेंबली की टिकट्स का। लेकिन मेरी इतलात ये है, जो कैलकुलेशन हमारे पास है, इनको 12 टिकट मिले हैं उसमें से, एंड दे आर हैप्पी विद 12।
क्योंकि जिस भी हिसाब किताब में वो आए हैं, जो 12 नाम उन्होंने पिक एंड चूज करके पार्टी को फॉरवर्ड किए थे, उनको टिकट मिल गए। उसमें कुछ मंडी की सीट्स हैं, साजिद भट्टी साहब वाली सीट है, वो काबली की सीट थी, वो भी तहरीक इंसाफ के टिकट पे अब लड़ रहे हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हुए। तो परवेज इलाही साहब और उनकी फैमिली को, मुनस इलाही साहब को स्पेसिफिकली, उनको रिजर्वेशन नहीं है। 20 से 22-25 सीटों की उनसे कमिटमेंट थी, 12 सीट्स उनकी अनाउंस की गई है, 12 टिकट्स उनको दी। फर्दर प्रॉब्लम उनको नेशनल असेंबली में या एडवाइजर्स में वहां पे अकोमोडेट करेंगे अगर तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बना लेते। ठीक है। राय नजम साकिब की जो ऑडियो सामने आई थी उसके बाद यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी खुद भी इंक्वायरी कर रही है। फवाद चौधरी लेकिन हमने देखा निगलेक्ट करते दिखाई दिए हैं कि ऑडियो लीक जो भी है फेक है या गलत है, कुछ भी है। अच्छा, इस पे जो मेरी बात स्ट्रेट अवे उस दिन तीनों नौजवानों से हुई थी, इनसे, बिकॉज़ आई नो फ्यू ऑफ देम पर्सनली, आई नो फ्यू ऑफ देम, तो वो हल्फ देने को तैयार थे कि जी डील है, पैसों की डील है, लेकिन टिकट की डील नहीं है। हमारा कोई बिजनेस डील्स थी, उनको उठाकर वो क्लिप्स जोड़कर हमारे टिकट के साथ जोड़ दिया गया। और इसके ऊपर साकिब निसार साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं वेरी सेम डे कि किसी अच्छे काम के लिए किसी को रिक्वेस्ट कर देने में कोई बुराई नहीं है, और मैंने कोई पैसा नहीं दिया, इसका मैं हल्फन कह सकता हूं। एग्जैक्टली यही स्टांस था अबूजर चद्दड़ साहब का। उन्होंने कहा जी मेरे से आप किसी भी किताब के ऊपर हाथ रखवा कर हल्फ ले लीजिए, मैं हल्फ देने को तैयार हूं कि टिकट के लिए मैंने किसी बंदे को कोई पैसा नहीं दिया। फर्दर कुछ डिटेल्स, जो पैसों वाला जो चंक था ऑडियो का, उसकी डिटेल्स मैंने आज रिक्वेस्ट की थी अबूजर साहब से कि जी आपके पास जो भी ऑडियो है, जो आपको लगता है कि ये ऑडियो जोड़कर वो एक ऑडियो बनाई गई है, प्लीज मुझे वो फॉरवर्ड करें, और आज होपफुली वो डिटेल्स भी मेरे तक आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह अपने नाज़रीन तक पहुंचा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एंकर पर्सन तजिया कर रहा है साकिब खरल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पाकिस्तान उसूलों की खातिर एशिया कप कुर्बान करने को भी तैयार हो चुका है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि इवेंट किसी भी सूरत में पाकिस्तान में ही होगा। बिल्कुल, और इस साल होने वाले एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकाम बार बार अपनी टीम इवेंट में शिरकत के लिए ना भिजवाने के बयान देते रहे। काफी कंट्रोवर्सी हुई आईसीसी की मीटिंग के दौरान दरमियानी रास्ता निकालते हुए एशिया कप का इनेकाद पाकिस्तान, जबकि सिर्फ भारत के मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की तजवीज सामने आई थी। अब इस मामले पर क्या हो रहा है ये अनवार हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत की जो हठधर्मी है उसके बायस ये तजवीज भी काबिल अमल नहीं रही, और पाकिस्तान उसूली फैसला कर चुका है कि एशिया कप में दीगर टीमों के मैचेस यही होंगे, मगर भारत हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकता है। 3 मई को कराची में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान मैच भी खेला जाएगा। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। अभी भी जो फखर जमान के 180 रन हैं उसका शोर खत्म नहीं हो रहा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप की। ताज़ा तरीन को अपडेट्स हैं, पाकिस्तान तो अपने असूली मौके पर कायम है, इंडिया को लचक दिखाने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए अनवार साहब, अभी तक तो पाकिस्तान भी अपने मौके पर कायम है, और भारत जो है वो भी पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड कर रहा है कि टूर्नामेंट को न्यूट्रल वेन्यू पर ले जाएं। लेकिन सिचुएशन वही की वही है जो तकरीबन 5-6 हफ्ते पहले थी। अगले महीने आईसीसी की मीटिंग होनी है लंदन में। उस मीटिंग के दौरान कहा यह जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी होगी, तो एशिया कप का भी फैसला वहीं पर होगा, और क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का है, 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, उसका भी फैसला वहीं होना है कि पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में खेलेगा या फिर पाकिस्तान भी प्रेशर डालेगा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं। दरअसल एशिया कप और वर्ल्ड कप जो है उन दोनों के दरमियान 1 हफ्ते का गैप है, तो पाकिस्तान के पास इंडिया को थोड़ा सा प्रेशर में रखने के लिए एक अच्छा बहाना मौजूद है। लेकिन अब देखना है कि जिस तरह ये इवेंट करीब आएगा, मामला कहां तक जाएंगे। जो मेरी कुछ अपने इंडियन दोस्तों से बात हुई, वहां से जो मुझे इत्तलात मिली कि इंडिया का आज तक ये मौकिफ है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को, एशिया कप की बात कर रहा हूँ, कि श्रीलंका शिफ्ट कर दे, श्रीलंका शिफ्ट कर दे। नहीं, अच्छा भट्टी साहब, कुछ ये इत्तलात आ रही है कि अब इंडिया चाहता ही नहीं है एशिया कप स्किप हो जाए, ये इवेंट ही ना हो। कुछ इन बातों में भी कुछ सच्चाई है, हकीकत है?
जी नबिया, बिल्कुल। इंडिया देखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो तो सबके सामने। इंडिया चाहता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दे। देखें, इस बार अगर एशिया कप पाकिस्तान में खुदा न खास्ता नहीं होता तो पाकिस्तान का जो सवाल है, जो नजम सेठी साहब हाइब्रिड मॉडल लेकर आए हुए कि फिर इंडिया के मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दें, बाकी एशिया कप पाकिस्तान में करवा दें। पाकिस्तान को जो इस वक्त सवाल है कि 2025 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है, फिर उसका इनेकाद भी खतरे में पड़ जाएगा। अगर इस साल इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो फिर 2025 में भी नहीं आएगा। तो देखिए, इस वक्त तो सारा माइंड गेम खेला जा रहा है। मीडिया के जरिए इंडिया अपना प्रेशर बिल्ड कर रहा है, पीसीबी अपनी बातें कर रहा है, लेकिन जब ये टूर्नामेंट करीब आएगा, देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई हैसियत नहीं है, वो तो सारा इंडिया ने हाईजैक किया हुआ है। शायद अफगानिस्तान की थोड़ी सी पाकिस्तान को हिमायत हासिल हो, वो थोड़ी सी मैं कह रहा हूं, लेकिन जहां तक श्रीलंका, बांग्लादेश या दूसरे एशियन कंट्रीज हैं, वो तो सारे इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के साथ ये भी मामलात हैं कि पाकिस्तान एशियन ब्लॉक में आइसोलेटेड है। इंडिया के पास पैसा इतना है कि वो दूसरे मुल्कों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब देखना है कि ये मामलात कहाँ खत्म हो रहे हैं। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी यही कह रही है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा। फिर इंडिया की तरफ से एक जो वर्ल्ड कप में मैचेस की प्रपोजल आ रही है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया आता है तो फिर मोहाली, धर्मशाला और नई दिल्ली के जो वेन्यूज हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को यहाँ भी डेंट पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जय शाह ने न्यूट्रल वेन्यू की तजवीज का खैर मकदम किया, लेकिन भारत जाकर फिर वो बिगड़ गए, तो क्या जो सियासी मफादात हैं वो आगे आ गए? फिर अनवर साहब, अगर आपको याद हो कि जय शाह जो है वो इंडिया के जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं। तो ये सारी देखें बीजेपी की पॉलिसीज है। इस वक्त जो एंटी पाकिस्तानी बयानियां है या एंटी मुस्लिम बयानियां है, बीजेपी की सारी पॉलिसीज उसी के हवाले से चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये वही चीजें हैं जिसको अमित शाह वो जय शाह प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी तक तो उनके मौकिफ में मुझे तो कम से कम लचक नजर आ नहीं रही। तो भट्टी साहब, क्या ये भी बात मुमकिन है, पॉसिबल है कि इंडिया के बगैर ही एशिया कप को कंटिन्यू किया जाए अगर वो नहीं खेलना चाहता? ये इतनी कंट्रोवर्शियल पूरा मामला हो रहा है। देखिए नबिया, इंडिया तो खैर सुपर पावर है। इंडिया के बगैर तो एशिया कप इसलिए नहीं हो सकता कि जितने स्पॉन्सर्स हैं टूर्नामेंट के या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, सारे इंडियंस हैं। अगर इंडिया पुल आउट कर गया तो स्पॉन्सर्स भी पुल आउट कर जाएंगे और ब्रॉडकास्टर्स भी कहेंगे कि जी हम भी ये टूर्नामेंट नहीं करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के ना होने से भी टूर्नामेंट की जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान को आप जो भी कह लें, पाकिस्तान बड़ा टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। जो ज्यादा रेवेन्यू आता है वो तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से ही आता है, और कम से कम एशिया कप में 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान। तो उसी से सारा रेवेन्यू मिलेगा। मेरे ख्याल में दोनों टीमों के बगैर एशिया कप का तो इनेकाद नामुमकिन है तकरीबन। ठीक है भट्टी साहब, लेकिन बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हर लेवल पर पाकिस्तान में क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश की है भारत ने, और न्यूजीलैंड की टीम के पहले दौरे पर भी हमने देखा ईमेल भी भारत से ही जनरेट हुआ था, जबकि तमाम गैर मुल्की टीमें यहाँ पर खेल चुकी हैं। तो फिर क्या इशूज हैं? कौन से ऐसे सिक्योरिटी इशूज हैं जो सिर्फ इंडियन टीम्स को हैं, जो ऑस्ट्रेलिया टीम को नहीं थे, इंग्लैंड की टीम को नहीं थे, न्यूजीलैंड को नहीं थे या बाकी टीमों को नहीं थे? देखिए अनवर साहब, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये वो मुल्क हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी मुल्क में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसका मतलब वहां की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल के अंदर ये तीनों टीमें, न्यूजीलैंड की टीम तीसरी बार पाकिस्तान आई है तकरीबन 1.5 साल के अंदर। तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी का तो इशू नहीं है, ये सारा सियासी मामला है। सियासत को इंडिया क्रिकेट के अंदर मुलविस करने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज आप देखें कि इंडिया की दूसरी टीमें क्रिकेट के अलावा आप देखें अक्सर कभी कोई टीम पाकिस्तान आती है। बहुत सारे डेलीगेशंस आते रहते हैं पाकिस्तान। पिछले दिनों आपके चैनल में मैंने देखा कि सिकियात्री तकरीबन 2,500-3 हजार सिकियात्री पाकिस्तान आए थे, और इसके अलावा भी इंडियंस रेगुलर पाकिस्तान आते जाते रहते हैं।
तो पाकिस्तान में ऐसा सिक्योरिटी का कोई मसला है नहीं, सिर्फ एक सियासी मसला है जिसकी बिना पर पाकिस्तान के क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्रिज टूर्नामेंट भी हो रहा है, भारत की टीम आ रही है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? देखिए, मैं यही नबिया आपसे कह रहा हूँ कि दूसरी सारी टीमें आ रही हैं, बल्कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने भी, मैं कुछ दिन पहले अखबारात में पढ़ रहा था कि ट्रैवल करना है इंडिया के लिए, तो सारे लोग आ जा रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट ऐसा एक खेल है, क्योंकि बड़ा खेल है, तो क्रिकेट में सारे मामलात इंडिया खराब कर रहा है। 2007 से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलैटरल क्रिकेटिंग रिलेशन है वो भी मुनक़ता है। मेरा ख्याल में इस बार पाकिस्तान, चूंकि इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट करना है, अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो इंडिया को भी नुकसान पहुंचेगा, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर पाकिस्तान के बगैर इंडिया वर्ल्ड कप करवा सकता है तो करवा ले, पाकिस्तान की भी एक अपनी अहमियत है। और आज हमारे पास बाबर आजम दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, मोहम्मद रिजवान बड़े बैट्समैन हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी इंडिया में बेताशा डिमांड है। लेकिन सियासत को अननेसेसरी क्रिकेट में मुलविस करके पाकिस्तान क्रिकेट को और एशिया कप को नुकसान पहुंचाने की बीजेपी हुकूमत कोशिश कर रही है। ठीक है भट्टी साहब, एक और मामला भी है। भारत पैसे के बलबूते पर हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से अब वो खेल रहा है जिस तरह से जो आईपीएल फ्रेंचाइजेस का मल्टी T20 लीग्स का मंसूबा है। आप क्या समझ रहे हैं, ये तो क्रिकेट बोर्ड्स के लिए बड़ी एक मुश्किल बन सकती है? ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एजेंट है नील मैक्सवेल, उन्होंने इस हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। बिल्कुल अनवर साहब, ये सारा देखें पैसों का मामला है कि इस वक्त दुनिया में जितनी इंटरनेशनल लीग्स होती हैं आईपीएल के अलावा, मिसाल के तौर पर दुबई में IL T20 होती है, साउथ अफ्रीकन लीग, वेस्ट इंडीज में कैरिबियन लीग, श्रीलंका में श्रीलंका प्रीमियर लीग, ये 5-6 लीग्स ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर जो हैं वो इंडियन मालिकान है, और वही मालिकान है जिनकी टीमें आईपीएल में भी है, उन्होंने वहां भी टीमें खरीदी हुई है। एक बड़ा नाम जो उसको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते हैं वो बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने भी 2-3 जगहों पर उनकी जो रेड चिलीज जो उनकी कंपनी है उन्होंने टीमें खरीदी हुई है। तो वो चाहते हैं कि उन प्लेयर्स को, बल्कि उन्होंने जो इंटरेस्टिंग चीज है कि इंग्लिश प्लेयर्स को ऑफर की है कि पूरे साल आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं और इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दें। तो इंडिया की देखें, ये पैसे के बलबूते पर इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। इस पर अगर टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज ने मिलकर लाएअमल नहीं बनाया तो पाकिस्तान को तो नुकसान पहले से हो रहा है, दूसरे मुल्कों को भी नुकसान पहुंचेगा इससे। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अब कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो इनिशियल दोनों मैचेस थे विद न्यूजीलैंड, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। फखर जमान ने दोनों मैचों से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पाकिस्तान की रैंकिंग भी बहुत बेहतर हो जाएगी अगर पाकिस्तान 5 मैचेस जीत जाता है। फिर रावलपिंडी पिच की भी बात हो रही है, कल कराची में मैच होगा, नेट प्रैक्टिस भी की गई कल शाम को। क्या कमेंट करेंगे, कल का होने वाला मैच आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, कल जब नेट प्रैक्टिस यहाँ नेशनल स्टेडियम में खत्म हुई उसके बाद अनवर साहब और नबिया के इतनी मूसलाधार बारिश हुई कराची में, और आज भी अभी काफी गर्मी का एहसास है। और मैं ऑफिस की फोरकास्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो आज भी बारिश की पेशगोई है। लेकिन जो एक अच्छी चीज है कि कल से मौसम गर्म तो है लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं है, लिहाजा बारिश का जो एक फैक्टर है वो तो अब हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे ख्याल में इस वनडे सीरीज में अभी तक जिस तरह फखर जमान ने डोमिनेट किया है और पाकिस्तान टीम ने डोमिनेट किया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वहां की पिच भी पिंडी की तरह बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मुझे जो लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। लेकिन जो पिंडी में 2 मैचेस हुए उसमें एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अलार्मिंग थी कि हमारे बॉलरों ने देखें पहले मैच में 288 रन दे दिए और दूसरे मैच में जहां शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेले वहां 336 रन दे दिए। तो ये पाकिस्तान में तो 336 चेज हो गए। लेकिन जब हम इंडिया जाएंगे या दूसरे मुल्कों में क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे बॉलरों की परफॉर्मेंस लग रहा है कि बहुत ज्यादा वो भी T20 के इन्फ्लुएंस में है कि 4 ओवरों के बाद आप देखें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इवन एहसानुल्लाह की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, वो थकावट का शिकार नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें अपनी बॉलिंग की तरफ तवज्जो देना होगी। फिर जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि वर्ल्ड कप सर पर है, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस कर रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में अगर एक आध तब्दीली करके कुछ लड़कों को अगर हम ट्राई करना चाहते हैं तो यही 3 मैचेस हैं, इनमें ट्राई कर लें। लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि पहले दोनों मैचेस में तो पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया। ठीक है भट्टी साहब, मोहम्मद रिजवान की भी आपने जिस तरह से बात की तो वो अपनी पोजीशनिंग के हवाले से कंसर्न दिखाई दी। उन्होंने कहा कि चौथे नंबर पर मेरी पर्सनल ख्वाहिश, मैं नहीं खेलना चाहता, लेकिन जो टीम की मर्जी होगी, कप्तान की मर्जी होगी, कोच की मर्जी होगी, मैं वैसे ही चलूंगा। उनके इस कंसर्न को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, उन्होंने बात भी कह दी और बाद में कहा कि मैं टीम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक चलूंगा। तो मेरे ख्याल में एज ए सीनियर प्रो रिजवान को ये बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि होम सीरीज है, आप टेस्ट मैच में वाइस कैप्टन है। अगर आपने 2 मैचेस में 2 50s बनाई है तो आज आप कह रहे हैं कि मैं चौथे नंबर पर आना चाहता हूं। जहां मुश्किल कंडीशंस होती हैं वहां तो सारे बैट्समैन चाहते हैं कि कोई और ऊपर चला जाए। देखिए, इस टीम का मसला ये है कि बाबर आजम अपनी ऊपर की पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते। वनडे क्रिकेट में इसी सीरीज को अगर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के टॉप 4 बैट्समैनों ने दोनों मैचेस फिनिश कर दिए, लिहाजा हर बंदा चाहता है। ठीक है भट्टी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद को आगे भी बढ़ाएंगे। एक अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे रोकने की फौरी इस्तदा को इस वक्त मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ नए मुकदमे के इंदराज न करने की इस्तदा भी मुस्तरद की है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, अदालत किस कानून के तहत गिरफ्तारी से रोक सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। अहम खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ नए मुकदमे के इंदराज न करने की इस्तदा भी मुस्तरद की है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत किस कानून के तहत गिरफ्तारी से रोक सकती है। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ सामने आया कि माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापे रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ नए मुकदमे के इंदराज न करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। शुएब अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें मजीद अपडेट करेंगे। शुएब, बताएगा क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरखास्त पर यह समाअत की है। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, जबकि उनके खिलाफ नए मुकदमे का इंदराज न करने की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया है। आज अदालत के रूबरू परवेज इलाही के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आने तक परवेज इलाही को गिरफ्तार करने और नए मुकदमा के इंदराज से रोका जाए, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत किस कानून के तहत गिरफ्तारी से रोक सकती है। जिस पर दरखास्त गुजार के वकला का कहना था कि माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जी। जिस पर अदालत का कहना था कि जब तक रिपोर्ट नहीं आते कैसे आपकी बात मान सकते हैं। अदालत का यह भी कहना था कि आप इन्हें अपना जोर लगाने दें, जब मामला अदालत में आएगा तो देख लेंगे। ताहम अदालत ने आईजी और डीजी एंटी करप्शन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत की है और आइंदा समाअत पर इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है। बहुत शुक्रिया, शुएब अली अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन 3 साल से 13 लोगों की जिंदगी जो इस केस में मुल्जिम है, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर और सरमायादार जो है वो भी शामिल है, वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं और अरबों रुपए की फीसें दे रहे हैं वकीलों को। अदालत का वक्त भी ज़ाया हो रहा है, ज़िंदगी भी सबकी मफलूज है, लेकिन नैब अपनी जगह पर कायम है। तो मैं और जब ये केस दूसरे अफसर देखते हैं, दूसरे इन्वेस्टर मुल्क में देखते हैं, कोई पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता। इस बात का एहसास है किसी को, इस बात का एहसास है नैब को, इस बात का एहसास है इस मुल्क के चीफ जस्टिस को। अगर सो मोटो आपने नोटिस किसी चीज़ का लेना है तो इस तमाशे का लें जो नैब की अदालतों में लगा हुआ है, जिसने मुल्क को तबाह कर दिया है। इसका एहसास नहीं है चीफ जस्टिस साहब को। मैं यही बात करता हूँ कि आज जो निज़ाम है
ये इसके अंदर मुल्क नहीं चल पाएगा। ये जो हम जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी 24 साल में एक सियासतदान को नैब नहीं पकड़ सकी है। तो हिसाब दे, नैब भी हिसाब दे कि तुमने क्या किया है 24 साल में। किया ये है कि जो आदमी हाउसिंग कॉलोनी बनाता है। शाहिदा खान अब्बासी की गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक मतलब फिर से स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। कल भी एक अहम मैच होने वाला है न्यूजीलैंड पाकिस्तान का, कराची की वेन्यू पर। अच्छा भट्टी साहब, जब फखर जमान ने इतना अच्छा स्कोर किया और पाकिस्तान ने चेस किया 300 प्लस को भी, तो एक तो बड़ी खुश आइन बात है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो रावलपिंडी की पिच है वो बड़ी सपोर्टिंग है बैटर्स के लिए। कराची के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? नबिया, कराची की पिच भी बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट चाहे तो पिच में थोड़ी सी तब्दीली कर सकती है, लेकिन मेरा ख्याल में हारने का खतरा कोई मोल लेगा नहीं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में लोग बैटिंग देखने के लिए ग्राउंड आते हैं। तो मुझे लगता है कि कराची में भी हाई स्कोरिंग मैच होगा। अब क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा है तो न्यूजीलैंड की टीम ने थोड़ा बहुत तो लाहौर और पिंडी में पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इन आखिरी 3 मैचेस में न्यूजीलैंड की टीम कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकेगी। पाकिस्तान अगले तीनों मैचेस भी आसानी से जीतकर सीरीज 5-0 जीतेगा। अगर न्यूजीलैंड कोई एक भी मैच जीता है तो मुझे तो काफी हैरत होगी उस पर। ठीक है भट्टी साहब, ये बताइएगा, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे अपने शो में, हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद थे स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उनसे भी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त हम देख रहे हैं जो एक कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है वो अजहर महमूद या अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर प्लेयर्स की भी बड़ी कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल, देखें उस क्वालिटी के तो ऑलराउंडर इस टीम में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम में कोशिश की जा रही है कि सलमान अली आगा को एज ए बैटिंग ऑलराउंडर टीम में प्रमोट किया जाए। लेकिन मसला है कि सलमान अली आगा पिछले दोनों मैचेस में उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर बैटिंग में मिल नहीं सका। तो मेरे ख्याल में चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, थोड़े से अगर सख्त फैसले करे टीम मैनेजमेंट तो किसी एक बैट्समैन को ऊपर नीचे करके सलमान अली आगा को भी ट्राई करे और अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी पीछे बैठे हुए, उनको भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ऑलराउंडर अगर हम हमारे पूरे सर्किट में देखें, अभी पीएसएल हमने 39 मैच होस्ट किए पीएसएल के, तो हमें पीएसएल में भी कोई ऐसा ऑलराउंडर नजर नहीं आया जो हम कह सकें कि अब्दुल रज़ाक या अजहर महमूद की जगह ले सके। तो इस मामले में तो आजकल हम अनफॉर्चुनेट नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब भट्टी साहब, मोहम्मद रिजवान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, शानदार उनकी क्रिकेट है, अपने नंबर्स के हवाले से ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और अच्छा अक्सर इमोशनल भी दिखाई देते हैं, बड़े सेंटिमेंट्स उनके अक्सर हाई रहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए जो स्ट्रगल है 15-20 सालों से, तो इतने खास खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, रिजवान इसलिए हमें थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं कि अब से 4-5 साल पहले जब सरफराज पाकिस्तान के कप्तान थे तो उस वक्त सरफराज की वजह से रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर बैठे रहे, मौका नहीं मिला। अभी फिर उनको जब चांस मिला तो उनकी पोजीशन सेट हुई, तो फिर कप्तानी के इश्यूज आ गए, उसके बाद फिर बैटिंग पोजीशन के नंबर आ गए, फिर थोड़ी सी उनकी फॉर्म खराब हुई, वो टेस्ट टीम से बाहर हुए, सरफराज अंदर आए, फिर सरफराज ने परफॉर्मेंस दे दी। अब टेस्ट टीम में मुझे लग रहा है कि जब भी श्रीलंका की टेस्ट सीरीज होगी जून-जुलाई में, तो सरफराज अहमद ही पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। तो वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उनकी 4-5 साल की क्रिकेट सरफराज की वजह से जाया हुई, उसकी वजह से नजर आते। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि मोहम्मद रिजवान नमाजी, परहेजगार और काफी सच बोलने वाले इंसान ने, वो बहुत ज्यादा ना साजिशी जहन के आदमी है, ना साजिशों पे बिलीव करते, लेकिन चूंकि साफ गो आदमी है तो उनके मुंह से अक्सर इस किस्म के अल्फाज निकल जाते हैं जो वक्ती तौर पर मीडिया में तो हेडलाइन बनती है, लेकिन उनकी दिल की आवाज होती है। लेकिन वो इस किस्म की साजिशों पर जितना मैंने उनको देखा वो बिलीव करते नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, और अगर स्पिनर के हवाले से बात करें तो आपको लगता है पाकिस्तानी टीम में उस तरह के स्पिनर्स मौजूद हैं जिस तरह के पहले हमारे पास स्पिनर्स हुआ करते थे? कंपैरिजन नहीं मैं किसी का करना चाहूंगा, लेकिन सकलैन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, सईद अजमल थे। देखिए, वो तो बहुत बड़े अनवर साहब स्पिनर थे। आज हम देखें कि शादाब खान हमारे व्हाइट बॉल के वाइस कप्तान है, शादाब खान बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं।
हमने मोहम्मद नवाज को टीम में रखा हुआ है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमाद एक हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, वो भी मोहम्मद नवाज की तरह के ही क्रिकेटर हैं। लेकिन अबरार, PSL में हमने अबरार को एक्शन में देखा। पाकिस्तान की पिचेस पर अगर अबरार अहमद को मौका दे दिया जाता तो अबरार अहमद इन तीनों में बेहतर स्पिनर है। लेकिन मसला वही है कि वनडे और T20 क्रिकेट में आजकल कप्तान और कोचेस यही चाहते हैं कि ऐसा प्लेयर उनके पास हो जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले। इसलिए जो सिर्फ बॉलर हैं ये जो सिर्फ बैट्समैन हैं, उनके चांसेस कम होते जाते हैं। लेकिन उस क्वालिटी के वाकई आज हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। स्पिनर्स के मामले में तो हम टेस्ट में भी काफी आज के दौर में बदकिस्मत साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जबरदस्त साहब रिजवी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ गिटारिस्ट हारिस तशरीफ रखते हैं। वेलकम टू द शो। इतनी स्ट्रेस वाली जिंदगी में जब हम पॉलिटिकल खबरें देख रहे होते हैं, टॉक शोज देख रहे होते हैं, महंगाई बढ़ रही होती है, हर चीज मुश्किल लग रही होती है, तो म्यूजिक ही आई थिंक एक चीज है कि जो सारी टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर कर देता है। तो आप भी इसको एज अ थेरेपी यूज करते हैं? वैसे बिल्कुल, जब हम डिप्रेशन में होता है कोई भी इंसान, जब मैं या आप कोई भी, तो म्यूजिक ऐसी चीज है कि आपको सुन के जो है ना वो आपका सारा डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज खत्म हो जाती है। तो कब से आगाज हुआ आपकी इस जर्नी का? स्टार्ट तो बचपन से ही हो गया था। स्कूल में मैं नाते वगैरह पढ़ता था, तो जब मैंने इंटर किया तो मैंने फिर घर वालों से कहा कि मुझे प्रॉपर म्यूजिक करना है। घर में परमिशन ही मिलती थी, नहीं फैमिली में कोई भी म्यूजिक करता था, परमिशन नहीं थी। तो फिर घर वालों को लोगों ने भी कहा कि नहीं यार बच्चा अच्छा गा रहा है तो उसे जाने दो आगे, क्यों रोक रहे हो। तो वो कन्विंस करके फिर घर वालों को मनाया। कैसे बनाया? बनाया इस तरह से, बड़ा मुश्किल मरला होता है। बड़ा मुश्किल था। स्कूल में मैंने और कॉलेज में कॉम्पिटिशन्स विन किए। अच्छा। तो वो ये था कि जब मैंने इंटर किया तो उसके बाद मेरी स्कॉलरशिप लगी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक बेस पे। वेरी गुड। घर वालों को कि नहीं यार म्यूजिक में कुछ तो है जो ये इसको स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं फीस नहीं दे पाया। आपकी बातें सुन के ना मुझे अपना भी मास्टर्स का वो याद आ गया, क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स करना चाहती थी। तो मेरे अब्बा, ये क्या डिग्री है, ये क्या करना है, पेंट करना है तुमने, क्या करोगी इसमें, चलो साइकोलॉजी पढ़ो। बड़ी दूसरी बात, जब कोई पूछता है ना अच्छा क्या कर रहे हो आप, हम कहते हैं म्यूजिक कर रहे हैं। नहीं काम क्या कर रहे हो, क्या करते हो, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल होता है। नहीं काम क्या कर रहे हो, म्यूजिक तो कर रहे हो, ये तो शौक है, कर क्या रहे हो। तो एज अ प्रोफेशन कैसा जा रहा है फिर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। हाँ जी, शोज वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं? बिल्कुल, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन है इंस्पिरेशन, कौन है फेवरेट सिंगर, गुलकार? सिंगर बहुत सारे हैं, पाकिस्तान भी, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो पाकिस्तान में कौन फेवरेट है? पाकिस्तान में जो मोस्ट फेवरेट हैं वो आतिफ असलम साहब हैं। अच्छा। और कैफी खलील आजकल बहुत वायरल है, उनको मैं सुन रहा हूं, उनके लिरिक्स बहुत पसंद है मुझे, उनकी कंपोजिशंस बहुत अच्छी लगती हैं। और पाकिस्तान से बाहर भी काफी सिंगर हैं, जिसका गाना अच्छा लगता है वो सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत रियाज वाला काम है, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं लोगों को लगता है कि एक सिंगर स्टेज पर आ गया और आके गा गया, बस हाँ हुआ कर लिया तो बस ठीक है। ऐसा नहीं, पीछे उसकी बहुत स्ट्रगल होती है, मेहनत होती है, रियाज होता है, तो फिर कहीं जाके बंदा स्टेज पर आता है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? क्योंकि जो पहले जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, ये लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो इस तरह से हिट हुए, कोई इन्होंने हिट होने के बाद मेहनत की है, उनका नाम बन गया, उन्होंने फिर मेहनत की है। कुछ लोग हैं जो मेहनत करके फिर नाम बनाते हैं। तो डेली जो है इसकी वो 1 आवर की प्रैक्टिस तो मस्ट है। आपके भी कोई उस्ताद हैं? जी बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं जाउलक साहब, इनसे मैंने सीखा है। अच्छा। तो बाकी ये सीखने वाला जो ये बंदा सारी उम्र सीखते रहते हैं, क्योंकि चीज ऐसी है, इसकी कोई डिग्री नहीं होती है कि हम कहते हैं कि मास्टर्स हमारा हो गया, ऑनर्स हो गया, हमने 4 साल डिग्री की तो हमें डिग्री आ गई। पंजाबी म्यूजिक का आजकल बड़ा स्कोप है, पाकिस्तान में भी, इन इंडिया भी बड़ा पसंद किया जाता है, बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं बाहर। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल, पंजाबी भी, उर्दू में, मेरा ये ख्याल है कि आपको हर लैंग्वेज में गाना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड अप हो गया, बैरियर नहीं होना चाहिए लैंग्वेज का कोई भी। ठीक है, तो फिर कोई गाना जी हो जाए। जरूर। ये गाना है सलीम रजा साहब का, हमारे सिंगर थे पुराने पाकिस्तान के, उनका ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार की। होता है बेकरार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में,
होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिले कब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। जबरदस्त, बहुत खूब। तो हारिस में देख रही हूँ आपने गिटार पे ये तो या तो फ्रेंडशिप बैंड पहनाया हुआ है इसको या फिर नजर ना लगे वो काला धागा है, ये क्या है? ये वैसे स्टाइल ये हारिस का फ्रेंड भी है। क्या बात है। ठीक है, तो कैसा आप दोनों का जर्नी कैसा जा रहा है और क्या प्लान है, कब तक कोई एल्बम निकालेंगे या उस पर कोई काम हो रहा है? मैं अपनी एल्बम पे काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी कुछ कंपोजिशन ओरिजिनल की है इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह रिसेंटली आप बहुत जल्द इंशाल्लाह सुनेंगे वो। ठीक है, और जो जॉइंट वेंचर्स आजकल हम देख रहे हैं, सिंगर्स बहुत ज़्यादा जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, जिस तरह से अगर एक और बात करें कोक स्टूडियो के हवाले से, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान को मिला है, बड़े अच्छे गाने पाकिस्तान को मिले हैं। अच्छा, कोक स्टूडियो में पहले ये था कि हम हर दफ़ा वही आर्टिस्ट रिपीट हो रहे थे जो पहले हो रहे थे, तो अब ये जुल्फी भाई जो प्रोड्यूसर है जो आप कोक स्टूडियो मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन्होंने जो है वो न्यू टैलेंट को प्रमोट किया। कैफी खलील एक बहुत बड़ा सिंगर पाकिस्तान के सामने आया है, यानी आज से अब कुछ साल पिछले जो आदत आया था आतिफ असलम साहब का, अब जो है कैफी खलील कहानी सुनो वो इस तरह हो गया कि हर बंदे की गाना जो है वो बहुत वायरल हुआ। ठीक है, और इस टाइम कंपोजिशन हिट वही है जो अगर आप जिस तरह होस्टिंग कर रहे हैं आपका म्यूजिक से कोई लिंक नहीं है तो गाना हिट ही वो होगा कि आपको भी याद हो जाए, आपको जुबान पे आम बंदे की जुबान ज़दे आम हो जाए। जी, तो क्या जी ड्रीम प्लान्स क्या हैं? आतिफ असलम तो आपने बताया कि आपको बड़े पसंद है, उनको आप सुनते भी हैं। अगर मैं खवातीन फीमेल सिंगर्स की बात करूं तो क्या ड्रीम है? पहली बार स्टेज किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि फीमेल जो सिंगर्स हैं हमारे में वो फिंगर टिप्स काउंट हुई हुई है। मोमिना मुसहसन, आयमा बेग, क्यूबी, और यानी आपके पास सुपरस्टार्स ही कोई नहीं है, शेगीला भाई हैं। तो आयमा बेग जो है मैं चाहूंगा उनके साथ मैं अपना स्टेज फर्स्ट टाइम शेयर करूं, उनसे मेरी एक बार मुलाकात भी हो गई, मैंने जैम भी उनके साथ किया मैंने। ठीक है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहे, तो इंशाल्लाह कभी अगर चांस मिला तो उनके साथ मैं क्या बात है, इंशाल्लाह आपका ख्वाब भी जरूर पूरा होगा। तो हमें ब्रेक पर जाना है, तो ब्रेक पर जाने से पहले ज़ाहब कुछ अच्छा सा कोई ट्रैक हमारे साथ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। जी जी, पसूरी कर ले पसूरी। अगलावा मजबूरी ने आन जान दी पसूड़ी ने जहर बने हा तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू, रावां च बावां च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइयां दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। आ चले लेके तुझे है जहां सिलसिले, तू है वहीं है तेरी कमी, बनाते सजाते बनाते हम, बनाते सजाते बनाते हम, अगला मजबूरी आन जान दी पसूरी जहर बनी हाँ तेरी, आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नू,
रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। वेरी गुड, जबरदस्त साहब, मजा आ गया बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया, हमारी बेस्ट विशेस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर आज के प्रोग्राम में आपकी हेल्थ सेगमेंट जो कि हमने डिज़ाइन किया, इसमें तरबूज की अफादियत के हवाले से बात करेंगे और डॉक्टर समर साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, अच्छा डॉक्टर समर, तरबूज, वाटरमेलन, मेरा तो ये फेवरेट फ्रूट है, सबको पता है, लेकिन बड़ा अंडररेटेड भी है हमारे यहाँ। सेब, केला में हमेशा से कहती हूँ कि लोग बहुत पसंद करते हैं, बाकी जो फल है उनकी अफादियत हमारे यहाँ जानते ही नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से लोग वाटरमेलन को ज्यादा पसंद करते हैं। वो तो सर्दियों में इंतजार कर रहे होते हैं कि कब समर सीजन स्टार्ट हो तो हम इसको लें। सबसे पहले तो ये हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रखता है ना, इसका तो इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो जो इनको बहुत ज्यादा है, जो इनको नहीं भी पसंद करते उनकी तो ये जरूरत है कि ये हर इंसान को इंटेक करना चाहिए, जबकि इसकी जरूरत है। और ये हमारे सीजनल फ्रूट को तो हर सीजनल फ्रूट को यूज करना चाहिए। तो इसमें हमारे पास जो वाटर कंटेंट होता है वो 90% प्लस होता है। अच्छा, वेट लॉस के लिए वाटरमेलन कितना जबरदस्त है, हमारे शुगर क्रेविंग्स को कितना हद तक कम करता है। जो लोग वेट लॉस स्पेशली करना चाहते हैं, हाँ, वाटरमेलन का यूज करें तो हमारी जो क्रेविंग्स हैं वो बहुत हद तक कम होती हैं। जो भूख लगने की सिचुएशन है उसको भी कितना, हाँ, बिल्कुल ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसके बाकी बहुत सारी डिसीजेस के ऊपर भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट है। जैसे कि ये हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इनको अभी स्टार्टिंग के इश्यूज हैं या वो क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये हमें हाइड्रेटेड रखता है। ये हमारे मस्कुलर पेन के लिए बहुत अच्छा है। जो आजकल हमारे लोग कहते हैं जी हमारे टांगों में, बाजुओं में दर्द हो रही है, हम नमाज पढ़ते तो यहाँ से वो आवाज आ रही होती है, वो टांगों से वो आवाज आ रही होती है, तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। कौन से ऐसे डिसीज हैं जिसमें नहीं भी इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, वाटरमेलन एक ऐसी चीज है जिसको हम किसी भी कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर somehow ऐसा कुछ होता भी है तो इसको लेने से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, फलों के टाइम के हवाले से हमेशा हम सुनते हैं कि इसको इस टाइम पे इस्तेमाल करें और उस टाइम पे इस्तेमाल मत करें, खाने से पहले करें, खाने के बाद करें। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी कि यही सवाल यहाँ से उठे, क्योंकि देखिए वेट गेन के लिए भी वही डाइट है, रोटी चावल दाल, ठीक है, हाँ, और वेट लॉस के लिए भी, हार्ट के लिए भी, कैंसर के लिए भी चीजें वही होती हैं, बट टाइमिंग मैटर्स कर रही होती हैं कि अगर हम लोग रात को लेट नाइट चीजें खा रहे हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे है, वो हमारे हार्ट को कैसे प्रेशराइज कर रही है, बीपी के लिए क्या कर रही है। तो लेने का बेस्ट टाइम यही होता है कि आप लोग डे टाइम में, फ्रूट तो एक ऐसी चीज है कि जो आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में, जो आफ्टरनून टाइम में, अगर तरबूज की बात करें तो किस वक्त इसका सबसे ज्यादा फायदा है? कि हमारे पास जो सेकंड स्नैक होता है ना 4 to 5 की रेंज में शाम में, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा गर्मी का भी पीक होता है, तो वो फिर उस टाइम पे जो दोपहर का टाइम होता है ना 1 से। अच्छा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पानी, मैं इसी पर आ रही थी, अपनी बचपन से कह रही है कि तरबूज के बाद पानी नहीं पीना, दूध नहीं पीना। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की तो पता चला कि अक्सर जो हम कोशिश करते हैं ना कि मीठा तरबूज मिल जाए या खरबूजा मिल जाए, तो जिस छुरी का इस्तेमाल किया जाता है वो इतनी बैक्टीरिया वाली होती है कि अगर आप वो यूज करते हैं तो हमें फौरन हैजा या फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन जो बाकी मिथ्स है, पानी ना पीने वाली, वो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारी खुद की बनाई हुई मिथ्स होती है। पानी पी सकते हैं, हाँ, पानी पी सकते हैं, ऐसा वो तो खुद ही एक खुद ही उसका इतना 95% उसका वाटर कंटेंट है, 90%, इवन कहीं कुछ रिसर्चेस में तो 99 पॉइंट भी होता है कि इसका 100 में से इतना वाटर कंटेंट है। उसके बाद प्याज की तो वो जरूरत ही नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर कोई पीना चाहे तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप पी सकते हैं। अच्छा, वाटरमेलन की जो जूस है उसकी भी बहुत ही डिफरेंट और मजेदार उसका टेस्ट है, उसके भी उतने ही फायदे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि हमें हर फ्रूट को खाना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ग्राइंडिंग के दौरान जो होती है ना उसकी हमारे पास न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, तो फिर हमारे पास जैसे एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है जो कि डायबिटीज क्रिएट करती है, उसके बाद उसका कोई जो मेजर फंक्शन नहीं हमारे पास रहता। तो बेहतर है कि पीने से बेहतर है खा लो, क्योंकि जब आप पियोगे तो आप ज्यादा कैलोरीज को भी इंटेक कर लोगे, तो जब आप खाओगे तो आपकी फाइबर भी पूरा हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान ने एक चीज में टॉप किया है कि हम डायबिटीज के जो पेशेंट्स उसमें पहले नंबर पर आ गए हैं। उनके लिए तरबूज
फायदेमंद है या उन्हें थोड़ा सा हाथ हल्का रखना चाहिए? उनके ऊपर ऐसे नहीं हम लोग यहाँ पे ऐसे बता सकते कि उनको, क्योंकि ये होता है उनकी केस स्टडी उनकी, हाँ बिल्कुल। अब हम लोग ऐसे बताएं ना तो हर काइंड का जो डायबिटिक पेशेंट होता है वो लेना स्टार्ट कर देता है, तो इस तरह उनकी हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर कोई प्री डायबिटिक है या अभी वो स्टार्टिंग के स्टेज में है तो वो थोड़ा बहुत इंटेक कर सकता है। अच्छा, बचपन का मेरा एक बड़ा तवील अरसा बड़ी मुश्किल में गुजरा जब तरबूज के बीज निकाल के खाने पड़ते थे, फिर जब बड़े हुए अपने फैसले खुद करना शुरू हुए तो वैसे ही उसका इंटेक स्टार्ट किया। खाने चाहिए तरबूज के बीज, फायदेमंद है क्योंकि बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, हमें बचपन में यही कहा गया था। नहीं, मैं इस टाइम पे यही कहना चाहूंगी कि तरबूज बेशक रह जाए, उसके बीज ना छोड़ो, ठीक है, उसका इतना फायदा है। जहाँ पे एक एक्सपेंसिव हमारे पास फिश है या उसके मुकाबले में जो चीजें जो उनका फंक्शन है वही इनका फंक्शन है। ठीक है, और कौन कौन से मल्टीविटामिन हैं तरबूज में लोगों के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मल्टीविटामिन की जो डब्बियां हैं उन पर शिफ्ट हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमें ये चाहिए कि जो हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं वो हम यहाँ पे पैसा लगाएं, ताकि हमारे पास नेचुरल सोर्स की जो चीज है वो हमारे अंदर जाए। ठीक है, तो ये है कि इसके अंदर मेजर हमारे पास पोटेशियम होता है, ठीक है, 170 मिलीग्राम राउंड अबाउट, ठीक है, पर सर्विंग के हिसाब से हमारे इसमें होता है। बाकी ये कि विटामिन सी, फाइबर वगैरह सारा कुछ होता है। ये हमारे जो है ना माइग्रेन जिनको मसला होता है उनके लिए भी फायदेमंद है, उनके फायदे, क्योंकि उनको हम रिच पोटेशियम देते हैं। जिनको हाई बीपी का मसला है उनको हम रिच पोटेशियम देते हैं। जिनको हार्ट का मसला है, जो एंटी कैंसर, जो कि कैंसर से सफर कर रहे हैं इस टाइम पे, उनको ये है। जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हुई है, जिसको कह लो कि पाँव उनके स्वेल होते हैं या सोए हुए होते हैं, ये हर कंडीशन में हमारे लिए ये फायदा है। बहुत सारे जैसे कि लोग कहते हैं ना उनको शुगर क्रेविंग होती है, मीठा खाने के लिए बेकरीज का रुख करते हैं, फिर बड़े महंगे महंगे मीठे खाते हैं और कितना नुकसान होता है। तो आई थिंक फ्रूट या वाटरमेलन एक ऐसी ऑप्शन है कि जब हम उसका इंटेक करते हैं बिल्कुल ऐसी शुगर क्रेविंग है वो खत्म हो जाती है। उसका तो फिर कोई नेमल बदल नहीं है ना उसकी बेकरीज है ना कुछ और है। तो नेचुरल फ्रूट और इसके तो हमारे पास फायदे इतने ज्यादा हैं। एक आपकी मीठे की क्रेविंग को भी खत्म कर रहा है, तो लाजमी जो नहीं खाते उनको ये चीज इंटेक। सेकेंडली नबिया ने भी एक बात की थी कि जो नाइफ आप यूज कर रहे हैं, जो छुरी आप यूज कर रहे हैं, उसका साफ होना बड़ा जरूरी है। हम देखते हैं आमतौर पर हम फ्रूट वाले को कहते हैं कि आप ही इसको एक टक लगा के हमें देते हैं, होती है और हर ये तो जैसे सिर्फ लाल जब तक नहीं निकलता ना तो वो तसल्ली नहीं होती। नहीं, वो सिर्फ वाटरमेलन के लिए नहीं, वो हमें हर चीज के लिए, अपनी वेजिटेबल के लिए, अपने हर तरह के फ्रूट्स के लिए हमें एक जो है ना हर चीज को वॉश करके ही स्पेसिफिकली इसको मार्केट में देख कर लिया जाता है कि लाल ही निकलेगा तो लेंगे। डॉक्टर अली तक लेना आते हैं तो बड़ी मजे की बात करते हैं कि फल हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, खाएंगे तभी लेंगे तभी जब मीठा होगा, लेकिन फल है, अगर उसमें मिठास कम भी है उसका फायदा वही वाली जो है कहावत की लेना कहना मीठा है घर जाके नमक लगा के खाना है। तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते किसी भी चीज से, ऐसा भी है उसको लेके आए घर में वॉश करें और फिर खुद ही उसको। ठीक है, और रात के टाइम पे भी खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं है उसमें? जिन्होंने वेट लॉस करना है वो उनके लिए डिनर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो आफ्टर डिनर नहीं ठीक है, आफ्टर डिनर भी कह सकते हो। अपना डिनर को उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट को स्किप करके उस टाइम पे भी ये खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबरा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन और हमने मैक्सिमम जितना हो सकता था जानने की कोशिश की अबाउट वाटरमेलन। प्रोग्राम का नाम टाइम खत्म हो रहा है, कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।